हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बारी दोआब व्यास और किसके बीच का क्षेत्र है? यानी बारी दोआब इज द एरिया बिटवीन व्यास एंड, ये ऑप्शन है रावी, बी है सतलज, सी है गंगा और डी है नन ऑफ दीज। देखिए, बारी दोआब जो है ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। देखिए, दो नदियों के बीच दोआब किसे कहते हैं? तो देखिए, जो दोआब होता है, ठीक है, दोआब जो होता है वो दो नदियों के, ठीक है, नदियों ठीक है दो नदियों के बीच, दो नदियों के बीच के उपजाऊ, दो नदियों के बीच के उपजाऊ, दो नदियों के बीच के, दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को, ठीक है, भूमि को ही क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। ठीक है, आब का अर्थ होता है पानी। आब का अर्थ क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, आब का अर्थ क्या होता है? पानी होता है। दोआब क्षेत्र की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। दोआब क्षेत्र की जो मिट्टी होती है, ये क्या होती है? उपजाऊ होती हैं। क्या होती हैं? उपजाऊ होती हैं। भारत में सबसे प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है। और देखिए, दोआब क्षेत्र की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। दोआब क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है। सिंध नदी और झेलम नदी के बीच क्षेत्र सिंध सागर दोआब कहलाता है। सिंध नदी और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? सिंध सागर दोआब कहलाता है। झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र को जेच दोआब नाम से जाना जाता है। झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जेच दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? जेच दोआब। अब देखिए, चिनाब नदी और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को रेचना दोआब दोआब कहते हैं। चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी और क्या है? चिनाब नदी और रावी नदी, चिनाब नदी और रावी नदी, चिनाब नदी और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो रेचना दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? रेचना दोआब, रेचना दोआब कहते हैं। ब्यास नदी इसी तरह देखिए, ब्यास नदी, ठीक है, ब्यास नदी और सतलज नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को बिस्टा दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? बिस्ट, बिस्ट दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? बिस्ट दोआब कहते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, खानवा का युद्ध राणा सांगा और किनके बीच लड़ा गया था? यानी द बैटल ऑफ खानवा वाज फाउट बिटवीन राणा सांगा एंड हुम? ए ऑप्शन है बाबर, बी है अकबर, सी है शाहजहां, डी है नन ऑफ दीज। तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? तो बाबर और राणा सांगा। तो इसका ए ऑप्शन जो है क्या होगा? राइट होगा। अब ध्यान दीजिए कि खानवा का युद्ध जो है, खानवा का युद्ध, खानवा खानवा का युद्ध, खानवा का जो युद्ध है, ये 17 मार्च कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी में। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए, खानवा के युद्ध में बाबर जो है विजय प्राप्त कर भारत में मुगल वंश को स्थिरता प्रदान किया। ठीक है, तो इसमें विजय कौन हुआ? तो देखिए, इसमें विजय किसने प्राप्त किया? तो विजय प्राप्त किया बाबर। ठीक है, बाबर ने। और बाबर जो है विजय प्राप्त कर भारत में मुगल वंश को स्थिरता प्रदान किया। बाबर ने 4 युद्ध लड़ा। ठीक है, बाबर ने जो है कितना युद्ध लड़ा? देखिए, बाबर ने 4 युद्ध लड़ा। बाबर, ठीक है, बाबर ने कितना युद्ध लड़ा? तो बाबर ने
4 युद्ध जो है लड़ा था। ठीक है, 4 युद्ध लड़ा था। पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को किसके बीच हुआ था? तो बाबर और, ठीक है, बाबर वर्सेस, ठीक है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, अब देखिए दूसरा युद्ध जो हुआ था ये हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध। खानवा का जो युद्ध हुआ था ये बाबर, ठीक है, किसके बीच? तो बाबर और राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। तीसरी जो है ये हुआ था चंदेरी का युद्ध। क्या हुआ था? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1528 को। 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच, किसके बीच हुआ था? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच। किसके बीच? मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय और बाबर। मेदिनी राय और बाबर के बीच जो है क्या हुआ था? चंदेरी का युद्ध। कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। ठीक है, 1528 ईस्वी को। और चौथा जो हुआ था, ठीक है, 4 युद्ध हुआ था, चौथा हुआ था घाघरा का युद्ध। क्या हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, घाघरा का युद्ध। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 मई। कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी को। कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध। ये किसके बीच हुआ था? तो महमूद लोदी। महमूद लोदी वर्सेज, ठीक है, महमूद लोदी एवं बाबर के बीच। ठीक है, महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर जो है देखिए जिसमें बाबर चारों युद्ध, ठीक है, बाबर चारों युद्ध में विजय, बाबर चारों युद्ध में क्या हुआ? विजय हुआ। ठीक है, यानी जो है बाबर चारों युद्ध क्या किया? तो जीत लिया। अब देखिए बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु। तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की अगर मृत्यु की बात करें तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में जो है बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, बाबर की मृत्यु कब हुई? तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। और बाबर ने चारों युद्ध में जो है जीत प्राप्त की है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा रियो घोषणा की मंजूरी कब दी गई? यानी व्हेन वाज द रियो डिक्लेरेशन अप्रूव्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस? बाय द यूनाइटेड नेशंस। ए ऑप्शन है 1992, बी है 1998, सी है 2021 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी 1992 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1992 में। ठीक है, 1992 में। देखिए संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र की जो अगर स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 1945 में। यानी संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सम्मेलन हुआ है उसे देख लेते हैं। ठीक है, सम्मेलन जैसे देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन तो ये कब हुआ था? 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। लंदन कॉन्वेंशन।
लंदन कॉन्वेंशन, ये कब हुआ था? ये भी 1972 में हुआ था। ठीक है। और तीसरा देखिए वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। और है मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल सम्मेलन, ये कब हुआ था? 1987 में। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, लंदन कन्वेंशन 1972 में, वियना सम्मेलन 1985 में, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में। और एक हुआ था क्योटो, क्या होता? क्योटो। ठीक है। एक हुआ था क्योटो, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1997 में। कब हुआ था? 1997 में। क्या होता? क्योटो प्रोटोकॉल। तो आपको याद रखना है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, लंदन कन्वेंशन 1972, वियना सम्मेलन 1985, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 और क्योटो प्रोटोकॉल 1997। तो इतनी बातें को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट है कि किसने भारत में लोगों की एक आर्थिक योजना तैयार की? हु प्रिपेयर्ड एन इकोनॉमिक प्लान फॉर द पीपुल ऑफ इंडिया, अब देखिए, तो ये जो है ए ऑप्शन है M.N. रॉय, ये C.D. देशमुख, और सी है जयप्रकाश नारायण, और डी है ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव, यानी किसने भारत में लोगों की एक आर्थिक योजना जो है यानी तैयार की। तो देखिए M.N. रॉय ने भारत में लोगों की एक आर्थिक योजना तैयार की। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो 1945 में, ठीक है, 1945 में श्री M.N. रॉय ने जन योजना बनाया था। ठीक है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में आरंभ की गई थी। देखिए भारत में पहली आर्थिक, ठीक है, पहली आर्थिक जनगणना 1977 में, ठीक है, 1977 में आरंभ की गई थी। अब देखिए राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति, ठीक है। तो इसका गठन कब हुआ? 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना की प्रकाशित की। ठीक है, सर्वोदय योजना, ठीक है, सर्वोदय योजना कब? 1950 में। ठीक है, 1950 में सर्वोदय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित था? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर क्या था? आधारित था। ठीक है, तो ये इतनी बातें को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे सेलिब्रेटेड? ए ऑप्शन है 27 दिसंबर, बी है 26 दिसंबर, सी है 25 दिसंबर और डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो देखिए यानी प्रत्येक साल, ठीक है, 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
देखिए ये जो है महामारी की रोकथाम के लिए जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को। अब देखिए यहाँ 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस। क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस। ठीक है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। ये कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। अब चलिए देखते हैं 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। 21 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस। ये कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को। अब देखिए 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। अब देखिए 16 दिसंबर को विजय दिवस। क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और 16 दिसंबर को विजय दिवस। क्या माना जाता है? विजय दिवस। अब देखिए 12 दिसंबर। ठीक है, 12 दिसंबर। तो 12 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मनाया जाता है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। ये कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर। अब देखिए अब 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस। ठीक है, 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस। फिर 11 दिसंबर को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। ये कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। फिर है 10 दिसंबर। क्या है? 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। क्या माना जाता है? मानवाधिकार दिवस। 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर। 8 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 8 दिसंबर को बोधि दिवस। क्या मनाया जाता है? बोधि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 दिसंबर को बोधि दिवस। ठीक है, देखिए 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस
और 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। अब देखिए 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। ठीक है, 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस। अब देखिए 5 दिसंबर तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस। और 5 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस का मनाया जाता है 5 दिसंबर को। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ठीक है, अब देखिए 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो देखिए 1 दिसंबर को मनाया जाता है BSF स्थापना दिवस। BSF स्थापना दिवस। ठीक है, BSF स्थापना दिवस। और 1 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है? तो विश्व एड्स डे। ठीक है, विश्व एड्स डे ये कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि तन्मय बोस का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यानी तन्मय बोस इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ए ऑप्शन है तबला, बी है वीणा, सी है मृदगम, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए तन्मय बोस का संबंध किससे है? तो ये तबला वादक है। ठीक है, यह तबला बजाता है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो तन्मय बोस जो है कि क्या है? एक तबला वादक है, तो ए ऑप्शन राइट होगा। अब यहाँ पे है बीना। तो बीना कौन बजाता है? तो बीना बजाता है अरशद अली खान। कौन बजाता है? अरशद अली खान। ठीक है, ये है बीना वादक। उसके बाद देखिए मृदंगम। ठीक है, तो ये कौन बजाता है? तो ये बताता है टीवी गोपाल। इधर लिख देते हैं, देखिए तो मृदंगम तो ये बजाते हैं टीवी गोपाल। ठीक है, टीवी गोपाल कृष्णन। और जो है इसके साथ डी राम मोहन राव। ठीक है, डी राम मोहन राव ये भी क्या बजाते हैं? तो मृदंगम। ठीक है, मृदंगम। उसके बाद देखिए एक और है। ठीक है, कौन है? तो टीके मूर्ति। ठीक है, टीके मूर्ति ये भी जो है मृदंगम से संबंधित है। अब देखिए वायलिन। तो वायलिन वादक कौन है? तो वायलिन वादक है ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना श्रीकांत ये जो है वायलिन वादक है। ठीक है, वायलिन वादक है। ठीक है, वायलिन वादक है कौन? ज्योत्सना। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्षगान नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट?
ए ऑप्शन है कर्नाटका, बी है केरल, सी है उड़ीसा और डी है नन ऑफ दीज। डी क्या है? नन ऑफ डी। तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक से रिलेटेड है। ठीक है, यक्षगान कहाँ का नृत्य है? ये कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक का ही सुग्गी है। ठीक है, क्या है? सुग्गी नृत्य। ये भी कहाँ का है? कर्नाटक का। कर्नाटक का ही क्या है? तो कर्नाटक का है बोलक। ठीक है, बोलक आर्ट कर्नाटक का ही है, बोलक आर्ट। ठीक है, बोलक आर्ट ये कहाँ का है? कर्नाटक का। ठीक है, देखिए कर्नाटक का ही है ये सब। जैसे देखिए वीरगासे ये कहाँ का नृत्य है? कर्नाटक का। जैसे कृष्ण पारिजात ये भी कहाँ का है? कर्नाटक। ठीक है, डोलू कुनीथा तो डोलू कुनीथा उनका भी संबंध कहाँ से? कर्नाटक से। ठीक है, उसके बाद तो यक्षगान तो है ही। ठीक है, यक्षगान। उसके बाद देखिए यक्षगान कमसाले ये भी कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। ठीक है, जूडी लेही ये भी कहाँ का? कर्नाटक का। ठीक है, जूडी लेही। उसके बाद देखिए नाग मंगला नृत्य ठीक है, क्या है? तो नाग मंडला नृत्य ये भी कहाँ का है? कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद देखिए जूडी लेही तो ये जो है कर्नाटक का ही है। ठीक है, उसके बाद है नाग मंडला नृत्य कहाँ का है? ये भी कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। ठीक है, उसके बाद देखिए कोम्ब आर्ट ये भी कहाँ का है? ये भी कर्नाटक का है, कोम्ब आर्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए कृष्ण पारिजात ये भी कहाँ का है? तो ये भी कर्नाटक का है, कृष्ण पारिजात। तो इतने बातों को याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी किन दो देशों में बहती है? इन विच कंट्रीज डज द इंडस रिवर फॉलो? ए ऑप्शन है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है चीन और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो सिंधु नदी किन देशों में बहती है? तो ये इंडिया में, पाकिस्तान में और चाइना में। इसका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो सिंधु नदी जो है ये भारत, पाकिस्तान और चीन में जो है किन देशों में बहती है। ठीक है, और सिंधु नदी जो है कहाँ गिरती हैं? तो सिंधु नदी गिरती हैं अरब सागर में। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में। उसके बाद देखिए सिंधु नदी की सहायक नदी। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है, देखिए सिंधु नदी की सहायक नदी। ठीक है, लेफ्ट यानी बाईं तरफ से। ठीक है, बाईं तरफ से कौन है? लेफ्ट से है रावी, झेलम, ब्यास, चिनाब। ठीक है, चिनाब और सतलुज। ठीक है, तो सिंधु नदी की जो है सहायक नदी बाएं लेफ्ट से है झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब, सतलुज। फिर देखिए अब देखेंगे दाएं यानी राइट साइड से।
ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है? तो दाएं साइड से है क्या है? तो श्योक स्वात, श्योक स्वात और काबुल। क्या है? काबुल, ठीक है। उसके बाद देखिए काबुल, तो दाएं तरफ से है श्योक स्वात काबुल, ठीक है। काबुल, ये सब जो है सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी राइट साइड से, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज जोंग फॉल्स सिचुएटेड? ए है श्रावती नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है कांची नदी, डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। डी है नन ऑफ दीज। तो जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए जोंग जलप्रपात जो है ये ठीक है, श्रावती। तो देखिए इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। जोंग जलप्रपात जो है श्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रावती नदी पर जो है स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए नर्मदा नदी क्या बनाती है? तो नर्मदा नदी बनाती है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जल प्रपात। ये कौन बनाती है? तो ये बनाती है नर्मदा नदी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कहाँ रह गई? तो ये है शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी, ठीक है, नदी पर, कावेरी नदी पर है कर्नाटक में, ठीक है। देखिए दसम जलप्रपात यह है मांडवी नदी पर है, ठीक है। दसम जो है, ये जो है दसम कांची नदी पर है, सॉरी। दसम कहाँ है? तो कांची नदी पर। दसम कहाँ है? कांची नदी पे। क्या है? कांची नदी पे, ठीक है। कांची नदी पे क्या है? तो कांची नदी पे है दसम, ठीक है। उसके बाद देखिए दूध सागर जो है कावेरी, ठीक है। कावेरी ये कर्नाटक में है कावेरी, ठीक है। दूध सागर। अब देखिए हुंडरू जलप्रपात लाइए। हुंडरू जलप्रपात जो है, हुंडरू जलप्रपात देखिए स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, रेखा नदी, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ है? तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड में, ठीक है। तो हुंडरू जो है जलप्रपात कहाँ है? ये कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। और देखिए भारत का जो है, देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध जो कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे क्या ऊंचा डैम है। इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर बता रहा है, ठीक है। 455 मीटर, ठीक है, 455 मीटर है, ठीक है। और राही नदी जो है कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? वेयर वॉज द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? ये ऑप्शन है कुल्टन कश्मीर, या पाटलिपुत्र, या राजगिरी, या नन ऑफ दीज। तो चौथी बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ आयोजित? तो देखिए चौथी बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन कश्मीर में जो है आयोजित हुई। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। देखिए पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है, तृतीय
बौद्ध संगीति का आयोजित हुआ? राजगिरी। राजगिरी में जो है, राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। तो इधर देखिए, तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो फर्स्ट बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व, ठीक है, 483। और देखिए दूसरा है कि सेकेंड बौद्ध संगीति, तो 383 BC, 383 ईसा पूर्व, ठीक है। और थर्ड जो है, तो तीसरा हो गया थर्ड बौद्ध संगीति जो है, थर्ड बौद्ध संगीति जो है कब? 252 ईसा पूर्व या 255 ईसा पूर्व, ठीक है, 255। अब देखिए पहला बौद्ध संगीति जो है किसके शासनकाल में था? अजातशत्रु। और दूसरा सेकंड बौद्ध संगीति कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजित हुआ? अशोक के समय। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं मरुस्थल से संबंधित फैक्ट। तो देखिए संसार का, ठीक है, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल क्या है? तो सहारा मरुस्थल। तो संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है, कितना है क्षेत्रफल है? 92 लाख, ठीक है, 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। गोबी मरुस्थल एशिया के सबसे बड़ा और शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है। कौन सा है? कालाहारी, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो सहारा। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 2,60,000 है वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पे देखिए सम मरुस्थल देखेंगे और उससे संबंधित देश, तो गोबी मरुस्थल, तो इससे संबंधित देश है चीन और इंडोनेशिया, चीन और मंगोलिया, ठीक है। तो गोबी मरुस्थल जो है संबंधित देश है चीन और मंगोलिया। तो देखिए यहाँ पे जो है, तो देखिए गोबी मरुस्थल जो है इससे संबंधित देश है चीन और मंगोलिया। क्या है? चीन है और क्या है? मंगोलिया। चीन है और मंगोलिया है, ठीक है। उसके बाद है तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में। ठीक है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में है, ठीक है। थार मरुस्थल क्या है? थार, ये कहाँ है? भारत पाकिस्तान, ठीक है। तो थार मरुस्थल है भारत और पाकिस्तान में। उसके बाद है दस्त ए लूट, ये कहाँ है? तो ये है ईरान में, दस्त अलूट ईरान में, ठीक है। उसके बाद है कालाहारी मरुस्थल, ये कहाँ है? बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल। उसके बाद है उसके बाद है अटाकामा मरुस्थल चिली, अटाकामा मरुस्थल, तो ये होगा चिली। पेंटामोनिया, तो पेंटामोनिया मरुस्थल है अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना में, ठीक है। उसके बाद है विक्टोरिया
विक्टोरिया सैंडी, विक्टोरिया सैंडी, ठीक है, विक्टोरिया सैंडी, विक्टोरिया जो है सैंडी, ये है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो देखिए विक्टोरिया और सैंडी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। पेंटामोनिया जो है अर्जेंटीना में है। अटाकामा मरुस्थल चिली में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। ठीक है, दस्त अल्लूट जो है ईरान में है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में, और मरुस्थल जो है तकला मकान मरुस्थल चीन में है। गोबी मरुस्थल का है चीन और मंगोलिया में। ठीक है, चीन और मंगोलिया में। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है नेक्स्ट पेज में कुछ प्रमुख देश देख लेते हैं, दिवस देख लेते हैं, कुछ प्रमुख दिवस। जैसे देखिए विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, उसके बाद देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? 7 अप्रैल को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ठीक है, विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, दिवस तो विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। और विश्व शहर दिवस, तो विश्व क्या है? विश्व शहर दिवस। तो विश्व शहर दिवस ये कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। अब चलिए नेक्स्ट पेज में कुछ प्रोटीन्स देख लेते हैं। जैसे देखिए केसीन, क्या है? केसीन, तो केसीन जो है ये दूध में पाया जाता है और दूध का रंग उजला होता है। ठीक है, केसीन दूध में पाया जाता है और दूध का रंग उजला होता है। अब है ग्लोबिन, ग्लोबिन रुधिर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रुधिर में पाया जाता है तथा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब है जीन, तो जीन मक्का में पाया जाता है। जीन जो है ये कहाँ पाया जाता है? जीन मक्का में पाया जाता है। अब है ग्लूटेलिन्स, ग्लूटेलिन्स जो है ये अनाज में पाया जाता है। ठीक है, ग्लूटेलिन्स जो है ये कहाँ पाया जाता है? अनाज में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं राष्ट्रीय अभयारण्य यानी पार्क और राज्य। ठीक है, देखिए गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में गिर नेशनल पार्क। दूसरा है दुधवा। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क। उस पर देखिए भद्रा वन्य अभयारण्य, भद्रा वन अभयारण्य, भद्रा
ठीक है। भद्रा वन्य अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य ये कहाँ है? तो यह है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। भद्रा वन्य अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद देखिए सोमेश्वर वन्य अभयारण्य, सोमेश्वर वन्य अभयारण्य ये कहाँ है? ये भी कर्नाटक में, ठीक है। सोमेश्वर वन्य अभयारण्य कर्नाटक में है। उसके बाद है बोरीविली कहाँ? बोरीविली, ठीक है। तो बोरीविली वन्य अभयारण्य, बोरीविली वन्य अभयारण्य, तो बोरीविली, ठीक है, वन्य अभयारण्य, बोरीविली वन अभयारण्य, बोरीविली वन अभयारण्य, ठीक है। बोरीविली वन अभयारण्य ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो बोरीविली, ठीक है, वो बोरीविली वन अभयारण्य है महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए अबोहर वन अभयारण्य, अबोहर वन अभयारण्य, तो ये कहाँ है? तो यह पंजाब में। कहाँ है? पंजाब। तो अबोहर वन अभयारण्य है पंजाब में, ठीक है। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कहाँ है? वांसदा राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात। तो अबोहर वन्य अभयारण्य है पंजाब में, बोरीविली वन्य अभयारण्य महाराष्ट्र में, सोमेश्वर वन्य अभयारण्य है तो देखिए ये जो है वंशदा अभयारण्य, यह है पंजाब में, ठीक है। वंशदा अभयारण्य। अब चलिए अगले पेज में जो है राष्ट्रीय चिन्ह देख लेते हैं कुछ देशों के। जैसे देखिए तुर्की का, ठीक है, तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह, तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चांद तारा। क्या है? चांद तारा। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा। इसी प्रकार कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है मैपल, ठीक है, मैपल लीफ। क्या है? मैपल लीफ। तो मैपल लीफ जो है ये कनाडा का है, ठीक है। कनाडा का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह। और तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है चांद तारा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह, स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल। क्या है? ईगल। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल, ठीक है। देखिए नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो शेर है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर, ठीक है। अब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर, तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा, कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मैपल लीफ, स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल। क्या है? ईगल है, ठीक है। अब देखिए नेपाल देश का जो झंडा है ये दोहरे त्रिभुज के रूप में है, ठीक है। नेपाल देश का जो झंडा है, नेपाल देश का जो झंडा है ये जो है ये दोहरे त्रिभुज, ठीक है, दोहरे त्रिभुज के रूप में है, दोहरे त्रिभुज के रूप में है, ठीक है। किस में है? तो दोहरे त्रिभुज के रूप में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में मिश्र धातु और उनके घटक देख लेते हैं। तो देखिए पीतल जो है एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? मिश्रण है।
तो मिश्र धातु में जैसे देखिए पीतल, क्या है पीतल, तो इसका घटक है Cu प्लस Zn। ठीक है, तो पीतल का घटक है कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, कांसा, तो कांसा का क्या है, कांसा का है कॉपर यानी Cu प्लस Nn, Cu प्लस Sn। ठीक है, कॉपर Cu प्लस Sn। ठीक है, Cu प्लस Sn, कॉपर और टीन। गन मेटल, गन मेटल, गन मेटल का है Cu प्लस Zn प्लस Sn। ठीक है, गन मेटल का जो घटक है कॉपर, जिंक और टीन है। अब देखिए बेल मेटल, क्या है बेल मेटल, तो बेल मेटल का जो ये घटक है ये है Cu प्लस Sn। ठीक है, बेल मेटल का क्या है Cu प्लस Sn यानी कॉपर और टीन है। ठीक है, कॉपर और क्या है टीन है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में पुस्तक और इनके लेखक देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, पुस्तक और लेखक। तो देखिए इसे है इंडिया, ठीक है, इंडिया वर्सेज यूके, इंडिया वर्सेज यूके। ठीक है, इंडिया वर्सेज यूके, इसके लेखक है सैयद 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 अकबरुद्दीन, सैयद अकबरुद्दीन। ठीक है, तो इंडिया वर्सेज यूके, इसके लेखक है सैयद अकबरुद्दीन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिल्ली, ठीक है, दिल्ली ए सोलिलोकी। ठीक है, क्या है दिल्ली, दिल्ली आ सोलिलोकी, सोलिलोकी, इसके लेखक हैं एम मुकुंदन, एम मुकुंदन। ठीक है, दिल्ली आ सोलिलोकी। ठीक है, उसके बाद है दी सिनेमा, दी सिनेमा, दी सिनेमा ऑफ, दी सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, सत्यजीत रे। ठीक है, दी सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, तो इनका लेखक है भास्कर, कौन है, भास्कर चट्टोपाध्याय, भास्कर चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय। ठीक है, उसके बाद है नोज योर, नोज योर, क्या है नोज योर। ठीक है, नोज योर, नोज योर राइट्स, नोज योर राइट्स एंड क्लेम, एंड क्लेम देम। ठीक है, नोट योर राइट्स एंड क्लेम देम, इसके लेखक है, इसके लेखक कौन है, तो अर्ज एंजेलिना जोली, ए जे, ठीक है, एंजेलिना, एंजेलिना, एंजेलिना जोली। ठीक है, एंजेलिना जोली, यह है नोज योर राइट्स एंड क्लेम देम, एंजेलिना जोली। उसके बाद है होम, होम इन दी वर्ल्ड, होम इन दी वर्ल्ड, होम इन दी वर्ल्ड, इसके लेखक हैं अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। ठीक है, तो होम इन दी वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है, अमर्त्य सेन। नोज योर राइट्स एंड क्लेम देम, इसके लेखक एंजेलिना जोली। दी सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, इसके लेखक है भास्कर चट्टोपाध्याय। और दिल्ली अ सोलिलोकी, दिल्ली अ सोलिलोकी, इसके लेखक है एम मुकुंदन। इंडिया वर्सेज यूके, इसके लेखक है सैयद अकबरुद्दीन, कौन है, सैयद अकबरुद्दीन। ठीक है, हम चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं विटामिनों के नाम। ठीक है, देखिए B1, तो B1 का, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन, क्या है थायमीन। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है।
B2। तो B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है। विटामिन B3, तो B3 का क्या नाम है? तो ठीक है, निकोटीमेमाइड या नियासिन, या फिर नियासिन। ठीक है, नियासिन। तो विटामिन B3 का नाम है निकोटीमेमाइड या नियासिन। ठीक है। अब देखिए विटामिन B5। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, अम्ल। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन यानी B6 का नाम क्या है? तो B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। यह है विटामिन यानी B6 का नाम। और B7 का नाम क्या है? तो B7 का नाम है बायोटीन। क्या है? बायोटीन। B7 का नाम है बायोटीन। तो देखिए B7 का नाम बायोटीन। और B12 का नाम क्या है? तो B12 का नाम है क्या नाम है? कोबालामीन। ठीक है, कोबालामीन। तो विटामिन B1 का नाम है थायमीन। B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। B3 का नाम है नियासिन या निकोटीमेमाइड। B5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। और B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। B7 का नाम है बायोटीन। और B12 का नाम है साइनोकोबालामीन। ठीक है, साइनोकोबालामीन जो है ये नाम है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं नियम और प्रतिपादक। ठीक है, जैसे देखिए विद्युत अपघटन। इसके प्रतिपादक है फैराडे। कौन है? फैराडे। ठीक है, कौन है? फैराडे। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इसका प्रतिपादक है फैराडे। इसका भी कौन है? फैराडे। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण। तो इसके प्रतिपादक है न्यूटन। कौन है? न्यूटन है। ठीक है। और ग्रहों का गति का नियम। ग्रहों के गति का नियम, इसका प्रतिपादक है केपलर। कौन है? केपलर है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है द्रवों के दाब का नियम। इसके प्रतिपादक है पास्कल। कौन है? पास्कल। तो याद रखना है कि विद्युत अपघटन, इसके प्रतिपादक है फैराडे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसके प्रतिपादक है फैराडे। गुरुत्वाकर्षण, इसके प्रतिपादक है न्यूटन। और ग्रहों का गति का नियम, इसके प्रतिपादक है केपलर। और द्रवों के दाब का नियम, इसके प्रतिपादक है पास्कल। कौन है? पास्कल है। तो इतने बातों को याद रखना है। ठीक है, इतने बातों को क्या करना है? याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है कि अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि टीके का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो देखिए टीके का आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, किया था। तो
तो देखिए एडवर्ड जेनर ने टीके का क्या किया था, आविष्कार किया था। ठीक है, चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, एडवर्ड जेनर ने। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पास्चुराइजेशन की खोज की। रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। ठीक है, मैकुलाच ने सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम किसका, मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।